बन कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सभी क्वेश्चन जो आपके लिए किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। आपके लिए मैं डेली ऐसे ही वीडियो लेके आती हूँ। आपने ज़रूर वीडियो को देखना है और जो इस चैनल को जुड़ने के लिए अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो बताना है चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो रचना लिखी है। ये भी आप देखो, इससे क्वेश्चन बन जाता है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो रचना लिखी है और उसमें छंद पूछा है, कौन से छंद का प्रयोग किया है? तो ए होगा कवित छंद का, और छप्पा छंद का भी प्रयोग किया है इन्होंने, ये भी आप नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल संस्कृतायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहप्पा, पुष्पदत्त, शालिभद्र सूरि, स्वयंभू। राहुल संस्कृतायन ने जो है हिंदी का प्रथम कवि ए होगा, सरहप्पा को माना है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं, उसमें चयनित कीजिए। घर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा भवन, भुवन, निकेतन, सदन? तो बी होगा भुवन। भुवन नहीं है इसका पर्यायवाची, ये होता है संसार होता है, भुवन संसार होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? उपसर्ग नहीं लगा है, उपसर्ग हमेशा आगे लगते हैं, तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है? तो डी होगा दर्शन। दर्शन में उपसर्ग नहीं लगा है, ठीक है। इन तीनों में लगे हैं, ए बी सी में तीनों में उपसर्ग लगे हैं, लेकिन दर्शन में नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव कौन सा है वो बताना है। चाम, धर्म, पर्ण या विष्णु? तद्भव बताना है कौन सा है, तो ए होगा चाम। चाम जो है तद्भव है, चर्म का बना है चाम। क्वेश्चन नंबर 6, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? कर्मठ, मुमुक्षु, उत्सुक, जिज्ञासु। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो हमारा जो है बी होगा, मुमुक्षु। मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 7, अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा, अवधवासी, कालचक्र, ये सभी। तो अवधि शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 7 ए होगा अवध की भाषा, अवध की भाषा। क्वेश्चन नंबर 8, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? बंगला, मणिपुरी, पंजाबी, गुजराती। तो गुरुमुखी बतानी है किस भाषा की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, तो सी होगा पंजाबी। हिंदी की जो है देवनागरी है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्ति किसका रचना की है? पंक्तियाँ पूछी जाती है पेपर में, तो आपने पंक्ति भी जरूर ध्यान रखनी है। रचना का नाम बताना है, किस रचना में से ये पंक्ति ली गई है? तो बी होगा कामयानी। कामयानी में से ये पंक्ति ली गई है, आप इसको अच्छे से याद रखोगे। कामयानी में से ली गई है ये पंक्ति। रस्मरति, गुंजन, साकेत, ये भी जो है रचनाएं हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 10, श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य में शुद्ध रूप होगा। शुद्ध रूप बताना है, इसमें से कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? किसमें जो है शुद्ध रूप प्रयोग किया गया है? सी होगा, श्याम पौधे सींच रहा है, ये इसका शुद्ध वाक्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11, कल्पवास का अर्थ होता है कुछ समय के लिए गृह त्याग, तपस्या करना, एकांत स्थान में जाना, स्वास्थ्य लाभ के लिए कहीं रहना। तो कल्पवास का अर्थ क्या होता है? ऐसे अर्थ पूछा जाता है आप लोगों से, तो आप बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 ए होगा, कुछ समय के लिए गृह त्याग। क्वेश्चन नंबर 12, इति या इर्ति का सही अर्थ भेद है। ऐसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो क्या होता है? डी आंसर होगा, समाप्ति और विघन। इति का मतलब समाप्ति होता है और इर्ति का मतलब विघन होता है, आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि यूज की गई है उज्ज्वल में? संधि का नाम बताना है। गुण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ संधि? क्वेश्चन नंबर 13, तो बी होगा व्यंजन संधि है। उज्ज्वल में जो है व्यंजन संधि है, इसको उत प्लस ज्वल बन जाएगा, ये आप इसको भी ध्यान रखोगे, उत प्लस ज्वल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, सूरदास।
तो बताना है महाप्राण किस कवि को कहा जाता है। बी होगा निराला। निराला कवि को जो है महाप्राण कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाप्राण जो है निराला जी को कहा जाता है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, पेपर में बार बार आती है ये पंक्ति। किसने लिखी है। महादेवी वर्मा, मीरा भाई, मनु भंडारी, सुधा कुमारी चौहान। तो किसकी है ये पंक्तियाँ, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 ए होगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने लिखी है ये पंक्तियाँ, ये ध्यान रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 16 दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनने का अर्थ दर्शाता है। घड़ियां गिनना कौन सा अर्थ दर्शाता है, ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा घड़ियां गिनना। ए होगा बहुत बेचैनी से इंतजार करना। बहुत बेचैनी से इंतजार करना होता है घड़ियां गिनना। क्वेश्चन नंबर 17 घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, धर धर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति से लोकोक्ति का अर्थ भी पूछे जाते हैं आपसे। तो एक होगा, ए आंसर होगा अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना, घाट घाट का पानी पीना। क्वेश्चन नंबर 18 अतंत में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है कौन सा आया हुआ है, अतंत के अंतर्गत उपसर्ग कौन सा आया है। क्वेश्चन नंबर 18 तो बी होगा अति। अति से आया है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 श है कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। ये चारों व्यंजन इनका नाम है, इनको क्या कहा जाता है वो बताना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे आपसे व्यंजन जो है पूछे जाते हैं पेपर में, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो डी होगा उसम संघर्षी व्यंजन है। ये उसम और संघर्षी व्यंजन है, ये आप ध्यान रखोगे। उसम भी है और संघर्षी भी है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 20 जो डी जो है अवधि जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ब्रजभाषा बुंदेली खड़ी बोली आती है, अवधि नहीं आती। डी अवधि नहीं आती, ये आप ध्यान रखोगे। 3 आती हैं ये, लेकिन अवधि नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 21 शुद्धगढ़ी किसकी भाषा है। शुद्धगढ़ी जो है किसकी भाषा है। कबीर, रहीम, जयसी, रामानंद। जो है किसने जो है, ए होगा कबीरदास ने शुद्धगढ़ी भाषा का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, सार्वनामिक, अनिश्चित परिमाण वाचक। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसे बताना है कौन सा विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो डी होगा अनिश्चित। क्वेश्चन नंबर 23 यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, यह स्वर संधि कहलाती है। तो कौन सी स्वर संधि कहलाती है ये, ए, बी, सी या डी। तो बताना है कौन सी स्वर संधि कहलाती है। तो सी होगा गुण स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 24 संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोगरी। क्वेश्चन नंबर 24 संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। तो सी होगा भोजपुरी। भोजपुरी नहीं है शामिल 8वीं अनुसूची में। 22 भाषाएं शामिल है, लेकिन भोजपुरी उसमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 पवन शब्द में कौन सी संधि है। संधि बतानी है, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो सी होगा अयादि संधि है। पवन में जो है अयादि संधि है। पौ प्लस अन ऐसे बनेगा, ये ध्यान रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 आघात का विलोम शब्द है। प्रघात, संघात, बलघात, प्रतिघात। आघात का विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 तो डी होगा प्रतिघात। क्वेश्चन नंबर 27 बिनु पग चले सुने बिनु काना, इसमें कौन सा अलंकार। मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइनें पेपर में बार बार आती है। इसमें अलंकार बताना है कौन सा, विभावना, श्लेष, रूप के वर्कोक्ति। तो कौन सा अलंकार इसके अंतर्गत दिया हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। क्वेश्चन नंबर 27 तो ए होगा विभावना। विभावना अलंकार है इसके अंदर, ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 28 ऊन का तत्सम रूप है उरण, उरण्य, उरण, ऊनीय। तो ए होगा उरण, ऊन का जो है उरण। क्वेश्चन नंबर 29 महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। अंधायुग, अंधी गली, कोणार्क, आधे अधूरे। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक का नाम बताना है, कौन सा नाटक है से महाभारत की कथा का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ए होगा अंधायुग। अंधायुग है वो नाटक, वो जो है नाटक जो है ये धर्मवीर भारती का है, ये भी नोट करोगे आप।
धर्मवीर भारती का ये अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 30, गौरीशंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 30 जो है गौरीशंकर किस समास का उदाहरण है? तो सी होगा द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 31, नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? नंदी नागरी, पहाड़ी नागरी, दक्षिण नागरी या पर्वत नागरी? नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, ये बताना है। तो ए होगा नंदी नागरी, नंदी नागरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम सुरेश निर्वाह मित्रता, तो भाववाचक संज्ञा बतानी है, कौन सी है इसके अंतर्गत? डी होगा मित्रता। मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 33, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोध क्रिया, इच्छाबोधक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? क्वेश्चन नंबर 33, वो क्रिया क्या कहलाती है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में लगता है। क्वेश्चन नंबर 34, गतानुगति शब्द का सही अर्थ है? प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला, पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गति को नहीं मानने वाला। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ए, प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 35, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं? ए, बी, सी या डी, उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जिसका नाम सबसे पहले लिया जाता है। सश्रेष्ठ, प्रथम स्मरणीय, अग्रण्य और सर्वनाम, उस शब्द का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 सी होगा अग्र अनगण्य। क्वेश्चन नंबर 37, वागीश में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 37, वागीश में संधि है, बी होगा व्यंजन संधि है। ये ऐसे बनेगा वाक प्लस ईस, वागीस, ये नोट करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 38, स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव? स्थायी भाव जागृत होने पर होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो बी होगा अनुभाव कहा जाता है उसको, अनुभाव, बी आंसर। 4 होते हैं ये अनुभाव भी, ये भी आप ध्यान रखोगे, 4 होते हैं अनुभाव। ऐसे पूछा जाता है अनुभाव कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न पंक्तियों में अलंकार पहचानिए। प्रेम अमीय, मदर विरुहु, भरत प्योदी गंभीर, मथि प्रकटु, सुर सुधाहित, कृपा सिंधु रघुवीर। इसे बताना है कौन सा अलंकार है, रूपक है, उपमा है, संदेह या भ्रांतिमान है। तो अलंकार का नाम बताना है, इन लाइनों में कौन सा है? तो ए होगा रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार दिया हुआ है इस लाइन में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से हसव स्वर कौन सा है? हसव स्वर कौन सा है? ए, बी, सी या डी, कौन से हसव स्वर में आते हैं? तो सी होगा ए, ई, उ और री, जो ये हसव स्वर में आते हैं, ए, ई, उ और री। क्वेश्चन नंबर 41, पंक्ति शब्द का तद्भव होगा, तद्भव क्या होगा? 5 जो है पंक्ति शब्द का पात, पाद या पर्ण। 41 ए, बी, सी या डी, पंक्ति शब्द का तद्भव बताना है, क्या बनेगा? तो बी होगा पात, पात बनेगा, ध्यान रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 42, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, कौन सी संज्ञा दी गई है? ऐसे ही आपसे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, श वर्ण है, दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य, कंठ है, तो क्या है ये? बी होगा मूर्धन्य, मूर्धन्य है ये, ध्यान रखोगे आप, मूर्धन्य। त ये सब मूर्धन्य में आते हैं, ढ, ढ, अण, र, ये श, ये सब मूर्धन्य में आती है, आप ध्यान रखोगे, नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? साई इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तो दोहा, सोठा, चौपाई या कुंडलिया, कौन सा है इसके अंतर्गत? क्वेश्चन नंबर 44
बताना है। दोहा है, सोट है, चौपाई है या कुंडलियाँ हैं। तो ए होगा दोहा है, इसके अंतर्गत दोहा छंद है। दोहा है, इस पंक्ति के अंतर्गत जो है दोहा छंद है, ये ध्यान रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 44 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस शब्द में इन अथवा ई प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें इन और ई प्रत्यय नहीं लगा है, वो शब्द बताना है। तो सी है, आइन लगा है इसमें, ये ध्यान रखोगे आप, आइन लगा है। क्वेश्चन नंबर 46, किन्नर का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद बनाना है, इनमें से कौन सा बनेगा किन्नर का? ऐसे संधि विच्छेद पूछा जाता है, ग्रामर के क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो डी आंसर होगा किम प्लस नरह, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा, किम प्लस नरह। ये जो है व्यंजन संधि है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ये व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 47, पूत को पूत तो क्या धन संचय, पूत से पूत तो क्या धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। तो सी होगा, लाटानुप्रास दिया हुआ है इसमें, इन लाइनों में जो है लाटानुप्रास है। क्वेश्चन नंबर 48, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां लगाया जाता है। योजक चिन्ह है, विस्मादी योजक चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है या अर्ध विराम चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। तो ए होगा, योजक चिन्ह लगाया जाता है, वहाँ पर योजक चिन्ह का ये निशान होता है, ये आप ध्यान रखोगे, वहाँ पे योजक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल काव्य संग्रह मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काव्य संग्रह किसका है, इस राइटर का नाम बताना है। तो डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर डी होगा, संस्कृत को। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जो है सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।